हाँ जी, भूखे नंगे हैं, ये कहाँ से जवाब देंगे। इंडिया भी यही समझता था। उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ यासर भाई, वो हुआ है उनका S-400 दिपाई सिस्टम, जो रशिया से खरीदा गया था। तो मालियत है वो बताई जाती है $1.5 अरब से भी ज़्यादा। आप कितनी भी तरक्की कर लें, सड़कें बना लें, हॉस्पिटल बना लें, कॉलेजेस बना लें, यूनिवर्सिटियाँ बना लें, कुछ भी कर लें, दुश्मन 1 मिनट में तबाह कर सकता है। वो हर उस शख्स का शुक्रिया, हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने एटम बम बनाने में ज़रा सा भी किरदार अदा किया। में चाहे एक जहाज़ गिरा था अमेरिका का, जिसको उठा के लाया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह कैसे बंद किया और इंडियन यूट्यूबर्स का मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान को तबाह कर चुके थे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आज नहीं बल्कि कल, उसके अंदर मैंने देखा, मैं लाहौर में बैठा हूँ और मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसके अंदर उस बंदे ने लाहौर को ही उड़ा दिया। सारी न्यूज अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं धुआं हो चुके हैं, धुआं धुआं हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो तारीख में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स खोल। मैंने उसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया, मैं कहा भाई मैं लाहौर से आपको मैसेज कर रहा हूँ, इसलिए खुदा सही इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाएं। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हमारे साथ है खुरम साहब, जो कि मेरी वीडियोस के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं और मेरी वीडियोस के लिए रिसर्च करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर इनका काफ़ी गहरा नॉलेज है, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आज आप कैमरे के आगे आएंगे और पाक भारत जंग ने जो मोड़ लिया है उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे कि पाक भारत जो जंग शुरू हुई है इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी खुरम साहब, आप इसकी बुनियादी वजह हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी यासर भाई, आपने जैसे कि पूछा कि पाक भारत टकरे की असल वजह, बुनियादी वजह जो है कहाँ से शुरू हुई है। असल में ये कहानी शुरू होती है पहलगाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पहले भी अपने मुल्क में दहशतगर्दी का जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान को ठहराता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ उसके पास नहीं होता, इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन ये पहलगाम वाक़या जो हुआ, ये कश्मीर का इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी हुई और उनके कुछ जवान मारे गए, फौजी जवान, जिसमें 30-32 तादाद तय आती है। ये ISPR के मुताबिक ये वाक़या 2:10 पे हुआ और 2:20 पे इसकी FIR पे कटवा दी गई। यानी कि 10 मिनट में उनका मीडिया और उनकी जो आर्मी और उनकी एजेंसियां ये जान चुकी थी कि इस वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा जो है वो पाकिस्तान पर मुद्दा डाल दिया गया। तो जब ये पाकिस्तान ने फौरी इसको जो है वो कहा है कि ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, और उन्होंने शफाफ तहकीकात की ऑफ़र की कि आप अक़वाम मुत्तहिदा से या किसी और इदारे से या आप अपने तौर पर जहाँ भी जिस फॉर्म से भी तहकीकात करवाना चाहें तो हम हाजिर हैं और हम इसमें मुकम्मल तावन करेंगे। लेकिन उनका मीडिया ने इस कदर हाइप क्रिएट की, इस कदर उसको जो है वो उछाला, और उनकी आवाम उसमें ख़ास तौर पे RSS इनकी एक तंजीम है, तो उन्होंने भड़काया आवाम को। और मोदी जो है वो मुसलमानों को अज़ल से दुश्मन समझता है, उसने इसका सरासर जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर लगा। तो इस ज़िम्न में फिर उन्होंने वो एक रात के अंधेरे में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, जैसे बहावलपुर में, बुरीदके में और कई शहरों में उन्होंने ड्रोन्स अटैक किए, लेकिन वो अपने इलाके से किए, पाकिस्तान में आने की हिम्मत नहीं की। तो जब वो अटैक्स किए उसमें कुछ मासूम बच्चे, कुछ औरतें और कुछ और लोग मारे गए, सिविलियंस की मौत हुई, शहादत हुई, जिस पे पाकिस्तानी जो है वो गमो गुस्सा से भर गए। और ये पाकिस्तान की पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई, और पाकिस्तान पे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने के बाद इंडिया ने ये कहा कि हमने जो टेररिस्ट हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया है। हालांकि ये सरासर झूठ है। उन्होंने सिविलियंस आबादी को निशाना बनाया है, मसाजिद को निशाना बनाया है। तो LOC पे तो झड़पें होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन इस तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर की जो खिलाफ वर्जी की गई वो पहली दफ़ा की गई। अच्छा खुरम साहब, ये आपने मुझे पहलगाम वाला वाक़या बताया जिसके अंदर उनके फौजी भी कुछ मारे गए और सिविलियंस ज़्यादा मारे गए थे,
ठीक है। उसके बाद इन्होंने पहली दफ़ा खिलाफ वर्जी की, लेकिन इन्हें शायद लगा था कि पाकिस्तान इस दफ़ा भी कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा और कहेगा कि एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और इन्होंने कहा कि सिंध ताज मुआहदा हम बंद कर रहे था। ये पाकिस्तान को यानी बहुत ही कमज़ोर समझ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। अगर खुरम भाई आप इंडिया यूट्यूबर्स को देख लो, उनके नज़दीक पाकिस्तान का कराची भी फतह हो चुका है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी फतह हो चुका है, और लाहौर और कुछ इलाके बचे जो पाकिस्तान के रह गए। ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ इसके अंदर, यानी मिड का पाकिस्तान बचा है, बाकी सारा पाकिस्तान उन्होंने कैप्चर कर लिया। यानी वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझते हैं, ये भूखे नंगे, इनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान ने खुरम भाई हम आगे आते हैं, जो पाकिस्तान ने कल जवाब दिया उन्हें, उसके बाद शायद उन्हें पता लग गया कि ये भूखे नंगे नहीं है, बल्कि शायद हम भूखे नंगे। अच्छा खुरम साहब, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने जो पहला हमला किया इस वाक़े के बाद, उसके अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और इंडिया को कितना नुकसान हुआ? क्योंकि हमने जो मीडिया पे ज़्यादा सुना है, इंडियन मीडिया पे या इंडियन यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल इंडियन यूट्यूबर्स की मार्केट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा देखा जाता है, तो उन्होंने तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया 5-6 घंटों के अंदर। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी असर भाई, जैसा कि आपने कहा कि इंडियन टैक्स के बाद इनको क्या नुकसान हुआ और हमें क्या नुकसान हुआ, और आपने यूट्यूबर्स की बात दी, तो उसमें पहली बात तो यह है कि आप मुकम्मल जायज़ा एक लें। मैंने अभी जैसे सुबह में बात कर रहा था एक दोस्त से, इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन किरदार रहा पाकिस्तानी मीडिया का, जिसने फ्रीक होते हुए भी कोई झूठ नहीं बोला, जो हकायक थे वो कौम के सामने रखे। हमें अपने मीडिया पे फख्र होना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे बुरी रिपोर्टिंग की गई वो इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से की गई। इसमें बाज़ ने तो ये भी कहा कि लाहौर का समंदर जो है जो वो फतह कर लिया गया, हालांकि लाहौर में कोई समंदर ही नहीं है। तो कराची जो है वो तबाह कर दिया गया और फलां शहर तबाह कर दिया गया, पेशावर को तबाह कर दिया गया। तो ये सारी जो है वो झूठ बोलते रहे। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस पे हंसता रहा है, दुनिया हंसती रही है। इसमें सबसे बेहतरीन किरदार पाकिस्तानी मीडिया का रहा। उसके बाद CNN ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की और स्काई डब्ल्यू ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। अल जज़ीरा और BBC पे मुझे अफसोस है कि वो भारतीय ज़ुबान बोलते रहे, तो वो तो किसी तरह लग ही नहीं रहा था कि वो कोई गैर जानिबदार कोई चैनल है। वो वही रिपोर्ट करते रहे जो इंडियन यूट्यूबर्स करते रहे। तो अब बात करते हैं नुकसान की। तो पाकिस्तान में वो मसाजिद को और मासूम बच्चों के निशाने बनाने के बाद वो अपनी सरहद से बना रहे थे। तो हमारे जो हैं शाहीन फौरी उन्होंने एक्शन लिया और सरहद पे गए, और वहाँ पे ये सर बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरी दुनिया इस चीज़ की मुतरफ़ है कि पाकिस्तान की जो 40 जहाज़ थे वो अपने इलाके से इंडियंस के आमने सामने, उनके तकरीबन 70 जहाज़ थे, वो 1 घंटा तक तकरीबन 59 मिनट्स तक ये फ़ाइट होती रही है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा कोई जहाज़ या कोई पायलट किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता इंडियंस 3 राफेल तैयारे उनके, जिसको इनको बहुत फख्र था, जिसके बारे में मोदी कहता था जी कि हमें आज राफेल की कमी महसूस हो रही है, तो वो हमने तबाह किए और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसमें उनके 2 और तैयारे भी थे जो तबाह हुए। टोटल 5 तादाद में पाई जाती है। लेकिन पहले तो इंडिया जो है वो उसको मानने से इनकारी रहा। लेकिन जब तैयारे बनाने वाली कंपनी फ्रांस की है जो बनाती है ये इसका जो है राफेल को, उसको उन्होंने खुद इस बारे में जब वो सर्च की, और क्योंकि वहाँ तो ये सारी रिपोर्टिंग होती है, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को माना कि हाँ ये हमारे 3 तैयारे हैं वो तबाह हो गए। तो 3 तैयारे में कि वो ये बड़ा कीमती तैयारा है, मामूली कीमत नहीं है इसकी, अरबों में कीमत है इसकी, जो उनका नुकसान हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जब ये सारा मामला हो गया तो इंडियंस ने जब ये देखा कि हमारा कीमती तैयारा जो है वो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई राफेल गिरा था किसी जंग में, और ये 59 मिनट्स की जो ये जंग थी, आपको बताता चलूँ कि दुनिया की तारीख की सबसे तवील जंग थी, जो आपस में मतलब आमने सामने जहाज एक दूसरे के रहे 59 मिनट्स तक। ये सबसे तवील जंग है, इससे पहले इतनी तवील जंग कभी नहीं हुई। तो इस बारे में भी जो इंडियंस जो हैं वो इसको करते रहे कि जी ऐसा हवा कोई वाक़या नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा।
तो दूसरी बात अब आते हैं हम, जब उन्होंने देखा कि हमारा ये कीमती तैयारा एक नहीं दो नहीं तीन तबाह हो गए हैं, तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू किए, ड्रोन कैमरास जासूसी के लिए। बस ये इसके तीन मकसद होते हैं। एक पहला मकसद ये होता है कि जो दूसरा फरीक है उसको नफसियाती दबाव में लाया जाए और आवाम में जो है वो हलचल मचाई जाए, और ऐसा हुआ भी, आवाम परेशान हुई। लेकिन अल्लाह, और दूसरा एक मकसद होता है कि इनके जो मिसाइल्स हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जो जाहिर है अब उसकी जो बुलंदी होती है वो 35,000 फीट तक होती है। तो वो ड्रोन जब पाकिस्तान में आए तो हमें उस दिन हमारी सरहद से जैसे ही निकले तो हमारी फोर्सेस को, सिक्योरिटी को, सिस्टम ने फ़ौरन बताया कि दाखिल हो चुके हैं, हमें पता चल गया। लेकिन हम उनको अपने जो हमारे मिसाइल हैं उससे निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि मिसाइल की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है। तो और जबकि ये जो होता है ड्रोन अच्छे से अच्छा, वो उसमें कुछ इसराइल के भी थे और इंडियंस भी थे, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख डॉलर में आता है। तो हमने उसको क्या किया कि हमने अपनी रेंज में आने दिया और फिर छोटे असले से उसको हमने तबाह किया। बाकी उसको तो आपने देखा होगा वीडियोस में कि हमारे लोकल्स भी जो हैं वो निशाना बना के गिराते रहे। ये खुरम साहब, ये जो राफेल गिराए हैं पाकिस्तान ने, इसका जिक्र हिंदू टाइम नाम का एक आर्टिकल है इंडिया का, न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर भी इसका जिक्र आया था, उसके आर्टिकल में भी ये आया था। लेकिन विद इन 5 सेकंड्स कह लें या 5 मिनट कह लें, उसके अंदर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया वो। और वो न्यूज़ वाला जाके इंडिया के जो प्रेस है और जो इंडिया की हुकूमत है उसको क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं, मैंने तो सही वाली न्यूज़ डाली थी, बट आप समझ रहे हैं शायद मैंने गलत न्यूज़ डाली थी। लेकिन ये जो फ्रांस की कंपनी है इसने भी ये दावा किया कि एक राफेल गिरा है। आप इसके बारे में ये कहते हैं 3 गिरे हैं, तो इसकी क्लैरिफिकेशन कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है 3 गिरे? जी असर भाई, जैसा कि आपने कहा कि इंडियन मीडिया ने इसको पहले रिपोर्ट किया, उसके फौरी बाद इसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो ये जाहिर है अब कोई भी अपनी बदनामी तो नहीं चाहता। अब जो फ्रांस की जो कंपनी है तैयारा बनाने वाली है, आपको पता है कि एक तैयारा के उसने तस्लीम किया है कि हमारा एक तैयारा गिरा है, तो उसके शेयर्स जो हैं वो 17% गिर गए हैं। अगर वो 3 तैयारे मान लेते हैं तो फिर उसके शेयर्स कितने गिरेंगे? तो ये इसकी वजह यही है कि कोई भी जो है वो नहीं चाहेगा कि हमारा नुकसान हो, वो इस चीज़ को ऑन नहीं करेगा। लेकिन DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो हमारे पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी बैठे हुए थे, नेवी के भी बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रूफ रखे हैं, जो उनकी जो रिकॉर्डिंग है पायलट्स की वो तक सुनाई गई है। तो इसके बाद तो कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। लेकिन अब कोई भी कंपनी जो है वो इस चीज़ को नहीं तस्लीम करेंगी। जैसा कि अब राफेल गिरे, उनकी मार्केट गिरी, इसराइल के जो ड्रोन्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको आज तक कोई शिकार नहीं कर सका, पाकिस्तान ने किया, तो इसराइल का भी जो है वो नकाती हुई है इसमें। इस जैसे कि अब देखेंगे फ्रांस के तैयारे गिरे, उनकी मार्केट गिरी, और चाइना के जो है वो ऊपर गए हैं शेयर्स। और इसी तरह जो इसराइल है उनके जो ड्रोन्स हैं उनको आपको पता है आज तक कोई निशाना नहीं बना सका। ये भी पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इसे ड्रोन, इसराइली ड्रोन को गिराया है, और एक नहीं कई कई गिरे हैं। तो उनकी भी जो है वो नकाती हुई है इसमें। तो अब इसी तरह अमेरिका जो है उसने अपना असला जो है इस्तेमाल होने से पहले उसने वो सीज़ फायर करवा दिया है। वो भी ये नहीं चाहता था कि हमारा असला जो है वो भी इसी तरह ज़लील और रसवा हो। जैसा कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि उसके असले के साथ भी वही कुछ हो जो फ्रांस के साथ हुआ है, जो इसराइल के साथ हुआ है। और इसराइल तो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त कौम समझता है, लेकिन पाकिस्तान के तैयारों ने और पाकिस्तान के असले ने बता दिया कि हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा खुरम साहब, आप मुझे ये बताएं, जब पाकिस्तान के पास इतनी हैवी पाक फिजाइया फौज, नेवी, तो पाकिस्तान ने इतनी देर बाद क्यों जवाब दिया? जैसे कि इंडिया ने 7 तारीख को हमला किया और हमने 3 दिन बाद हमला किया। तो अगर हमारे पास सारा कुछ है था तो हमने हमला लेट क्यों किया? जी असर भाई, आपने जैसा कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक किए उसके बाद पाकिस्तान ने लेट रिस्पांस क्यों किया, ये अच्छा सवाल है आपका। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ ये है कि हमारे ऊपर जो हमारी अस्करी और सियासी क़यादत थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे थी, लेकिन
जो अस्करी क़यादत थी उसकी तैयारी मुकम्मल थी। वो उनको जब चाहते वो हमला कर सकते थे, जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत थी उसके ऊपर प्रेशर था सऊदी अरब, अमेरिका और दीगर एक दो दोस्त ममालिक का, जो चाहते थे कि मामला जो है वो जंग की तरफ ना जाए। वो बातचीत कर रहे थे वो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ का वाज़ह बता दिया गया था तमाम ममालिक को कि हम जवाब देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है, तो इसको हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अगर हमने आज इग्नोर किया तो ये कुछ दिन बाद फिर दोबारा से ये मामला होगा और इंडिया बार बार जो है इस चीज़ को वो हम पे टैक्स करेगा, ड्रोन्स गिराएगा, क्योंकि वो इलाके का चौधरी बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जवाब तो देना था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए, उससे पहले इंडिया ने एटमी धमाके किए थे। 8 या 9 मई को 99 में उन्होंने धमाके किए, तो पाकिस्तान के अवाम, जो कि आपको पता है जज्बाती अवाम है, तो उसने जो है उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस पर प्रेशर बढ़ाया कि आप भी जो है धमाके करें, क्योंकि आप तो हमें बड़े अरसे से सुना रहे हैं, भट्टो के दौर से हम सुनते आ रहे हैं भुट्टो साहब के, कि जी हमने एटम बम बना रहे हैं, हमने प्लांट लगा लिया है और हम अपना पेट काट काट के घास खा लेंगे, हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। तो आपने अब तक जो है वो, अब इंडिया ने जैसे कि धमाके कर दिए तो आपको भी करने चाहिए। तो एक तो दुनिया का प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, दूसरा अपनी आवाम का प्रेशर था, आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो अब जब ये मीटिंग में बात की गई तो साइंसदानों ने, जो हमारे साइंसदान से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे और उनकी टीम थी, उन्होंने 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली कि हमें शहरी के लिए 3 हफ्ते का वक्त चाहिए। जब वो 3 हफ्ते का जो वक्त था, ये कैसे गुजारना था, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर, खासतौर पर अमेरिका का, ऊपर से अपने अवाम का प्रेशर। अब ये बात मीडिया में बताने वाले भी नहीं थे कि हमें 3 हफ्ते चाहिए। वो 3 हफ्ते कैसे गुजारे, वो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कैसे ये प्रेशर हैंडल किया, वो बेहतर जानते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है, आप जब चाहें सर्च कर सकते हैं कि 28 मई को, 28 मई 99 में जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो तकरीर कर रहा था अपनी असम्बली में कि पाकिस्तान को हमने ज़ेर कर लिया है, हम इलाके के सबसे बड़ी पावर बन चुके हैं। और इस चीज़ से न सिर्फ पाकिस्तान परेशान था, बल्कि जो दीगर छोटे ममालिक थे जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये जो छोटे ममालिक थे, जो ये भी बड़े परेशान थे कि ये इलाके में जो है इंडिया की दाग बैठ चुकी थी, वो एटमी पावर बन गया। तो पाकिस्तान के लिए भी ये ज़ाहिर परेशानी की बात थी, हमारी बका का मसला था। तो जब ये असम्बली में वो तकरीर कर रहा था और बड़ी बड़के मार रहा था, तो उसको तकरीर रोककर बताया गया कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं, तो उसके माथे पे पसीना आ गया था। तो और अवाम में जो जोश व जज्बा था, वही जोश व जज्बा, जवाब तो दिया गया, लेकिन वक्त 3 हफ्ते का ज़्यादा वो लिया गया। जवाब दिया जाता है, हर सूरत दिया जाता है, बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आवाम के लिए वो कुछ लगता है कि जैसे उस वक्त आवाम कहती थी कि ये तो बिक गए हैं, इनको तो अमेरिका ने पैसा खिला दिया है, इनके पास कोई हथियार है ही नहीं, इन्होंने कोई एटम बम बनाया ही नहीं, ये सब झूठ है। इसी तरह कहा जाता रहा कि ये किसी सूरत नहीं कर सकते, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये कैसे जवाब दे सकते हैं, हाँ जी भूखे नंगे हैं, ये कहाँ से जवाब देंगे। इंडिया भी यही समझता था कि इनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, ये भीख मांग के गुजारा करते हैं, ये तो डॉलर्स लेते हैं कर्जा, कभी किसी मुल्क पे जाते हैं अंदर कर्ज लेने के लिए, कभी किसी मुल्क के पास, ये कहाँ से हमारा मुकाबला करेंगे। लेकिन एक चीज़ यासर भाई आपको बताऊं कि वो लोग, मेरे समेत कुछ ऐसे लोग जो ये अक्सर तनकीद करते थे कि जी फौज 70% लेती है बजट हमारा और हमें 30% मिलता है, तो उनको अब ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो 70% है ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, आप कितनी भी तरक्की कर लें, सड़कें बना लें, हॉस्पिटल बना लें, कॉलेजेस बना लें, यूनिवर्सिटियाँ बना लें, कुछ भी कर लें, दुश्मन 1 मिनट में तबाह कर सकता है। 10 से 20 मिनट में वो आपका सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्बाद कर सकता है, अगर आपके पास दिफाई निज़ाम जो आपका मजबूत नहीं है। ये अब जो उम्मीद है कि पाऊँ को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ऐसा अब गाजा को देख सकते हैं, गाजा के पास कुछ नहीं था, गाजा के पास बिल्डिंग्स थी,
रोड वगैरह भी बने हुए थे, लेकिन उनके पास फौज नहीं थी। तो इसराइल ने उनका क्या हाल किया। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जितना शुक्र हम अल्लाह का अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इतने अच्छे पायलट्स दिए हैं, इतनी अच्छी आर्मी दी, आर्मी का जनरल दिया जिसने कि इंडिया का मुंह बंद कर दिया। लेकिन आज से कई साल पहले अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब दिए, जिनकी वजह से आज हम इस कंडीशन पे खड़े हुए हैं कि आज अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो इंडिया कब का कब्जा कर चुका होता, क्योंकि हम उसके नीचे ही होते ना। वो एटम बम जैसी वो कौम है। आप देखें कि इसराइल के जो लोग हैं उनको बदतरीन लोग कहा जाता है, इतना जुल्म। लेकिन जो हिंदू है ये इससे ज्यादा बदतरीन। सारे हिंदुओं की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में भी मेरी वीडियोस देखी जाती है। मैं उन शिद्दत पसंद हिंदुओं की बात कर रहा हूं जिनके अंडर कुछ मुसलमान आते हैं और उनकी वो कैसी कैसी वीडियोस बनाकर भेजते हैं। किसी का हाथ काट दिया, किसी को आग लगा दी और सरेआम वीडियो बनाकर भेज रहे होते हैं। और सोचें अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो उन्होंने किसी से नहीं पूछना था, ना अमेरिका से ना किसी और से। कोई दहशतगर्द हमला होता उधर, उन्होंने एटम बम छोड़ देना था। लेकिन अब उनका मुंह इसलिए बंद है क्योंकि हमारे पास एटम बम है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँ, आपने बताया कि 3 हफ्ते का टाइम लिया था। इसके अंदर मैं एक बात इजाफा करना चाहूंगा कि 3 हफ्ते का जो टाइम था वो भी इसलिए लिया गया था कि इंडिया में धमाके हो गए थे, 5 धमाके हुए। तो इधर प्रेशर आया, इंडिया अटैक करने आ रहा था। इंडिया इस सूरत में आ रहा था कि वो मशे करता करता पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आ गए और उसका ये काम था कि पाकिस्तान पे अटैक करना। लेकिन तब तक 3 हफ्ते हो चुके थे और पाकिस्तान ने जब अपने हमले किए वो सारे पानी की झाग की तरह वो पीछे चले गए। अच्छा पूनम साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अटैक किया है पाकिस्तान ने इंडिया पर, इस पे अवाम कितनी ज्यादा खुश है और क्या आपके नजदीक ये अटैक इंडिया के लिए काफी है या इंडिया को कुछ और सरप्राइज मिलना चाहिए? जी असर भाई, जैसा कि आपने कहा कि एटम बम अगर ना होता पाकिस्तान के पास तो हिंदुस्तान हमें कब का कच्चा चबा चुका होता, और ये इसमें कोई शक नहीं है। हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद वो हर उस शख्स का शुक्रिया, हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने एटम बम बनाने में ज़रा सा भी किरदार अदा किया। चाहे वो एटम बम एटमी पावर प्लांट की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों और अपनी टीम के साथ एटम बम बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हों, या एटमी धमाके करने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी हो जिसने भी ज़रा सा भी किरदार अदा किया, वो उसका एहसान है इस कौम पर। और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये एटमी पावर बनाया। तो अब बात करते हैं कि ये जो जवाब पाकिस्तान ने दिया है इससे कौम कितनी खुश और कितनी मुतमईन है। तो आप देख सकते हैं आप अपनी कौम का जज्बा कि वो किस तरह, और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो है हमारी अस्करी क़यादत का, जो पिछले 15-20 साल से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो तनकीद की ज़द में रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया कि वो अपने जो उनका काम है उसमें भी प्रोफेशनल हैं, और पाक खुदाया की धूम तो पूरी दुनिया में मची हुई है। तो पाकिस्तान ने फजर के वक्त मुनासिब वक्त का इंतज़ार करके फजर के वक्त जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक अल-फतह नामी मिसाइल से, और एक नाम जो चुना गया ऑपरेशन का वो भी कुरान करीम से है, बनियान अल मरसूस सीसा पिलायो हुई दीवार। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और इंडिया के अंदर जाके किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जहाज़ हैं, जो हमारे जहाज़ थे और हमारे पायलट थे वह बखैरियत वापस आए कामयाब ऑपरेशन करके। मुझे बड़ी खुशी की बात है और दाद देता हूँ उन जवानों को, उन सिपाहियों को, उन पायलट्स को जो जाने से पहले साइन करके गए हैं मुस्कुराते हुए। ये 1 वे ऑपरेशन था कि वापसी का कोई पता नहीं कि आना है या नहीं आना। वो अपने बच्चों को लिए वसीयत लेके और साइन करके चले गए। ये बड़े जिगरे, बड़े हौसले की बात होती है दुश्मन मुल्क में जाके अटैक करना, जहाँ पे ना आपकी फिजा है ना आपका दिफाई सिस्टम है, और जो कुछ भी है दुश्मन का है। फिजा भी उनकी, दिफाई सिस्टम भी उनका, और जहाज़ भी उनके, और मिसाइल भी उनके,
वहाँ पे आपने जाके अटैक करना, और बड़ा कामयाब अटैक किया है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर ये अटैक कामयाब ना होता तो अमेरिका किसी सूरत सीज फायर नहीं करवा। अगर इंडिया का हाथ ऊपर होता, इससे पहले तो देख लें, जब तक हमने जो जवाब नहीं दिया तो इंडिया यही क्या, भारत बना सॉरी अमेरिका यही कहता रहा कि जी हम तो गैर जानबदार हैं, अब जो करना है इन्होंने करना है। लेकिन जब उन्होंने अपना मोहरा पिटता देखा, वो सीज फायर के लिए उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा मोहरा इस तरह बुरी तरीके से पिट जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो है वो इतना ऊपर आ जाए कि हमारे लिए इनको संभालना मुश्किल हो जाए। देखें कौम माशाल्लाह होली नहीं समा रही खुशी से, और पूरी कौम जो है मुतमिन है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। ये आज वही जज्बा है जो हम पूरी कौम के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो 28 मई 1999 में था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सर फख्र से बुलंद किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुरम साहब हम इस पॉडकास्ट के एंड पर आ गए हैं, और अब हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आपने मीडिया में तो काफी ज्यादा सुना होगा कि इंडिया का इतना नुकसान हो गया, पाकिस्तान का इतना हो गया, लेकिन एग्जैक्टली इंडिया का कितना नुकसान हुआ है वो आपको पूरम साहब बताएंगे। बात करते हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स ने कैसे अपने जहाज जो जेट्स हैं चलाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वीडियो गेम चल रही है, और इंडिया का दफाई निजाम कैसे बुरी तरह से पिटते हुए हम देख रहे थे कि उनका ऐसे लग रहा था उनका कोई मिसाइल आ रहा है और कोई फरिश्ता हमारे जहाज को इधर कर देता है, वो मिसाइल ऊपर निकल जाता है और हमारा मिसाइल उसके ऊपर जाकर लगता है। इंडिया शायद इस वजह से भी डर गया था। तो खुरम साहब आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स के साथ जो इंडिया से भी हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, हम उनके साथ कोई झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज बताएंगे। जी असर भाई, जैसा कि आपने कहा कि भारत का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान आपको आने वाले दिनों में भारत खुद बताएगा। क्योंकि अभी तो वो आवाम की उनके इतना प्रेशर है उनके ऊपर सीज फायर के, वो अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें वो मान रहे हैं, कुछ चीज़ें वो वक्त के साथ साथ मानेंगे, कुछ चीज़ें आपको दुनिया बताएगी। अभी वहाँ पे जो इस जंग के बाद एक जंग स्टार्ट होनी है, अभी तो वो होनी है। वो एक तो उनकी आवाम का जो प्रेशर होगा, आरएसएस का प्रेशर होगा, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने ये हरकतें की कि सिखों के जो इनके जो इबादत गाहें हैं उन पे हमले किए और निज़ाम पाकिस्तान पे रखा। लेकिन ISFR ने इसका वाज़ेह बताया कि हम ना तो सिखों को निशाना बनाएंगे और ना उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे, ना हिंदुओं की इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे। हम सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, जो हमारा हक है। और जो ये किया गया वहाँ पे 9 मई की रात को 5 से 6 मिसाइल दागे गए इंडियन पंजाब पे, ताकि सिखों को हमसे मुतनफ़र किया जा सके। लेकिन वो ISPR ने रात के पिछले पैर फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिया के इलाके आदमपुर से चलाए गए हैं, जो एक आदमपुर में गिरा और बाकी जहाँ मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में गिरे, इंडियन पंजाब की, जिससे सिखों का काफ़ी नुकसान हुआ। अब सिख कम्यूनिटी भी जो है इसका बदला लेगी, और वो खालिस्तान की सूरत में इंशाल्लाह वो बदला लेगी, और इंडिया के टुकड़े होते आप देखेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आने वाला है। लेकिन अब आपकी बात की कि जैसे कि हमने क्या नुकसान है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयारे यहाँ से गए, JF-17 थंडर थे, और उसमें कुछ चाइना से हमने मिसाइल दिए जो उन्होंने हमें दिए थे, जो शॉर्ट रेंज जो उनके पास वो मिसाइल थे। उनके पास जो मिसाइल हैं C-110 वो 300 रेंज के हैं, 300 किलोमीटर के, लेकिन जो हमें दिए गए हैं वो सबसे पहले उसने हमें दिए हैं और किसी कंट्री को भी नहीं दिए। उनकी रेंज जो है 150 किलोमीटर है। और भी कुछ उनके मिसाइल से जो कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना हमारे तैयारों के साथ, तो ये दुनिया को हैरान करके रख दिया है पाक फ़ज़ाइया ने। और उस पर जो हमला किया गया इंडिया पे अंदर जाके, उसमें इन बेशुमार जो इनकी तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात, जहाँ से पाकिस्तान को अटैक किया गया था, वहाँ पे हमले किए और कामयाब हमले किए। मिसाइल हमारे जो पास से गुजरते रहे हमारे जहाज़ों के, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकलते रहे। ये उनकी पेशा वराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है कि वो किस कदर प्रोफेशनल है हमारे। जो आप देखेंगे आने वाले वक्त में, ये कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि इंडिया की मार्केट जो है वो किस तरह क्रैश करेगी,
ख़ास तौर पर रशिया की और उसके अलावा इसराइल की, अमेरिका की और चाइना की जो मार्केट है वो कैसे ऊपर जाएगी, वो आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे। लेकिन जो नुकसान होगा वो अच्छी बात है कि अमन हो गया। जंगें जो है वो मसाइल का हल नहीं होती। दूसरी जंग अजीम में 2 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन उसका जो एंड हुआ था वो टेबल पे हुआ था। एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जल्दी मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं। अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अवाम जो हैं वो खुशहाल हों और तरक्की कर सकें। अच्छा खुरम साहब, मैं आपको रोकता हुआ ये पूछूंगा कि जो JF-17 थंडर है, जो तो दिल कर रहा है उसका नाम अपनी बॉडी पे लिखवा ले, अगर टैटू इस्लाम में जायज होता तो। यानी उस जहाज से इतना ज्यादा प्यार हो गया हमें अपने पायलट से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी हैवी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानियों ने कैसे बना ली? वो ना तो इन्होंने अमेरिका से खरीदा, ना फ्रांस से खरीदा। फ्रांस के पास रफेल थे, बट पाकिस्तान ने रफेल का भी तोड़ निकाल लिया। ये आप अवाम को बताएं, तो ये JF-17 थंडर इन्होंने बनाए कैसे हैं पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने भारत को जाके नथ डाल दी? जी असर भाई, जैसे कि आपने कहा कि ये बनाया हमने कैसे, तो इसकी हिस्ट्री है। ये अफगानिस्तान में एक जहाज़ गिरा था अमेरिका का, जिसको उठा के लाया गया और पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से ये जहाज़ जो है वो उसको कॉपी करके बनाया गया और उससे बेहतर बनाया। अब माशाल्लाह पाकिस्तान जो है पिछले 6 माह से चाइना में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे पायलट्स 5th जनरेशन जहाज़ों की। तो आइंदा कुछ दिनों में, कुछ अरसे में, कुछ चंद महीनों में या मुमकिन है कि साल में वो हमारे पास 5th जनरेशन जो होंगे वो हमारे पास तैयार होंगे। इंडिया अभी 4.5 पे है, हम इंशाल्लाह 5th जनरेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो जल्द हमारे पास होंगे। तो इसमें हमारे जहाज़ों ने जो किया, हमारे जो पायलट्स ने जो उनके साथ किया, उसमें उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ यासर भाई, वो हुआ है उनका S-400 दिपाई सिस्टम, जो रशिया से ख़रीदा गया था। और इसकी का जो मालियत है वो बताई जाती है $1.5 अरब से भी ज़्यादा। तो जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था, हमने तो फिर रहने दुश्मन का भी नहीं दिया। तो ये इस कदर ज़बरदस्त निज़ाम बताया जाता है, नाकाबिल शकिस, के इसकी खातर तुर्की ने अमेरिका के C-3500 तैयारे टुकरा दिए थे। तो ये रशिया के लिए ये भी बड़ी एक नकाती की बात है। ये रूस के लिए ये भी, वो उस पर भी उनको जो है वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारा जो दफाई सिस्टम जो बहुत मजबूत है उसको पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसको बाकायदा जैम किया गया, उसको तबाह किया गया, वहाँ का जो डाटा है उसको हैक किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कामयाबी से इस सिस्टम को तबाह किया। खुरम साहब, सुना है कि इंडियन पायलट पकड़ी गई है और उसका जहाज भी हमने पकड़ लिया है, तो क्या हम रफेल वापस करेंगे? और क्या इस पायलट को भी हम चाय पिलाकर वापस भेजेंगे या इधर ही रखेंगे पाकिस्तान में? सर भाई, जैसा कि आपने कहा कि एक इंडियन पायलट हमारे कब्जे में है, लेकिन इस बारे में अभी मीडिया पे कोई बात नहीं बताई जा रही, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अमेरिका का प्रेशर है इस बारे में भी कि इस जो पायलट को मीडिया के सामने लाया जाए। और मुझे लगता है कि इसको भी चाय पानी पिला कर रुखसत कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सीज फायर हुआ है उसमें शायद ये शर्त भी है कि उनकी जो पायलट है उसको मीडिया के सामने ना लाया जाए और वापस किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि बात तो आगे जाएगी, मेरे ख्याल में मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी बात है कि अगर मामला जो है वो जंग की तरफ ना जाए, मुज़ाकरात की तरफ जाए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो जंग है उसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक नुकसान ये भी हुआ है यासर भाई दोनों कौमों का, कि पहले जो हमारी लड़ाई होती थी वो LOC पे होती थी, मामूली झड़पें, ज़्यादा से ज़्यादा तोपखाने का इस्तेमाल कर दिया जाता था। लेकिन अब दोनों का जो है वो एक हेजिटेशन ख़त्म हो गई है। अब कभी भी कोई मामला होगा तो मिसाइल्स फायर होंगे जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर ये सिविलियंस पे गिराए जाते हैं या बहुत जितन सिबात पे गिराए जाते हैं, वो भी किसी के बच्चे ही हैं, वो किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, तो ये मिसाइल से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों कौमों को अमन की तरफ जाना चाहिए और जंग से अवॉइड करना चाहिए।
और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आखिर में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम दाम रखे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, मज़ीद दफ़ाई निज़ाम हमारा मजबूत और हमारी अफवाज को अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।